नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर फ्रेंड्स इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, तो इनमें जो रेगुलेटर हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली फ्रेंड्स हमें आरबीआई के बारे में, सेबी के बारे में, उसके बाद में आईआरडीए जो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, और पीएफआरडीए जो कि पेंशन इनका रेगुलेटर है, इन चारों के बारे में ही इस चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ना है। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर लेक्चर की एजेंडा क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर हम पीएफआरडीए के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ पीएफआरडीए, क्या क्या फंक्शंस पीएफआरडीए द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं और कौन कौन सी इंटरमीडिएटरीज हैं पीएफआरडीए में। ओके, तो इन सब के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म ही याद रखें, पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है पीएफआरडीए। पीएफआरडीए वाज इस्टेब्लिश्ड इन ईयर 2003। पीएफआरडीए 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, कब? 2003 में। द बॉडी वाज सेटअप विथ अ व्यू टू प्रमोटिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द पेंशन सेक्टर ऑफ द कंट्री। पेंशन सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, डेवलप करने के लिए पीएफआरडीए को 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, एनपीएस पीएफआरडीए में है तो नेशनल पेंशन स्कीम भी यहीं आ जाएगी। तो नेशनल पेंशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय पीएफआरडीए इन ईयर 2003 एंड देयर आफ्टर एक्सटेंडेड टू ऑल द सिटीजन इन 2009। तो एनपीएस स्कीम 2003 में लाई गई और फिर सभी नागरिकों के लिए इसे 2009 में अवेलेबल करवाया गया। पीएफआरडीए किसके अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज्यूरिडिक्शन में आता है। पीएफआरडीए किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ज्यूरिडिक्शन में आता है। फिर आ जाता है सर कि फंक्शंस ऑफ पीएफआरडीए क्या है, यानी पीएफआरडीए करता क्या क्या है। तो टू प्रमोट पेंशन स्कीम इन द कंट्री बाय फोस्टरिंग मैंडेटरी एज वेल एज वॉलंटरी पेंशन स्कीम इन ऑर्डर टू सर्व द ओल्ड एज इनकम नीड्स ऑफ रिटायर्ड पर्सनल। तो इनका जो मुख्य काम है, पेंशन स्कीम को कंट्री में बढ़ावा देना होता है। उसके लिए मैंडेटरी स्कीम या वॉलंटरी पेंशन स्कीम जो भी अवेलेबल हो उसको बढ़ावा देना है, ताकि जो लोग बूढ़े हो रहे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उनकी ज़रूरतों को, ओल्ड एज की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। एनपीएस बोथ टायर 1 एंड टायर 2 आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ पीएफआरडीए एंड आर रेगुलेटेड बाय पीएफआरडीए। तो एनपीएस में 2 टायर होते हैं, टायर 1 टायर 2, और ये दोनों के दोनों पीएफआरडीए के तहत आते हैं और रेगुलेशन भी इसका पीएफआरडीए ही देखता है। ठीक है, पीएफआरडीए परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ अपॉइंटिंग वेरियस इंटरमीडिएट एजेंसीज लाइक पेंशन फंड मैनेजर्स, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी सीआरए, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी पीओपी। ठीक है, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, जो भी इंटरमीडिएट है इनके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है एड्रेसिंग ग्रीवियंस रिलेटेड टू वेरियस पेंशन स्कीम इन द कंट्री। अगर कोई दिक्कत है, कोई दुखड़ा है, तो उसको भी सॉल्व करना इनकी जिम्मेदारी होती है। फिर आ जाता है इंटरमीडिएटरीज। तो देखो यहाँ पर हमने देखा पीएफआरडीए सिंपल है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड को रेगुलेट करेंगे और उसे डेवलप करने का प्रयास करेंगे, पीएफआरडीए का यही काम होता है। तो पीएफआरडीए जो है इस्टेब्लिश किया गया 2003 में। इसका उद्देश्य क्या था? जो पेंशन सेक्टर है उसको बढ़ावा देना, जैसे बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, वैसे ही पेंशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था हमारे देश में। एनपीएस स्कीम 2003 में आती है और ये 2009 में सभी नागरिकों के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। पीएफआरडीए मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत काम करता है। पीएफआरडीए का फंक्शन क्या है, क्या क्या काम करता है? तो ये प्रमोट करता है पेंशन स्कीम को, चाहे वो कंपलसरी या मैंडेटरी पेंशन स्कीम हो या वॉलंटरी, जैसे एनपीएस वगैरह। एनपीएस 1 कंपलसरी है, एनपीएस 2 आप चाहें, टायर 2 जो होता है इसका वो वॉलंटरी स्कीम है। ठीक है, तो उन सबको बढ़ावा देना होता है ताकि जो लोग ओल्ड एज हो रहे हैं, रिटायर होने के पास हैं, उनके पास में इनकम का एक जरिया बना रहे। एनपीएस बोथ टायर 1 और टायर 2 जो है पीएफआरडीए के प्रीव्यू में आता है। उसके बाद में पीएफआरडीए अपॉइंटमेंट का काम देखता है। डिफरेंट जो इंटरमीडिएट एजेंसीज होती हैं, जैसे पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होती है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसीज होती हैं, इन सबको अपॉइंटमेंट का काम करते हैं। उसके बाद में अगर पेंशन स्कीम से रिलेटेड किसी तरीके का कोई ग्रेवियंस है, किसी का कोई तकलीफ है, तो उसको भी एड्रेस करने का काम पीएफआरडीए करता है। अब आती है बात फ्रेंड्स इंटरमीडिएटरीज ऑफ पीएफआरडीए। पीएफआरडीए में काफ़ी सारी इंटरमीडिएटरी यानी कि मध्यस्थ होते हैं। तो देखते हैं
पहला है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जिसे CRA कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, CRA। तो इसका क्या काम होता है? कई सारी इंटरमीडिएटरीज हैं फ्रेंड्स, ओके। हम सबके बारे में बात करें। देखिए CRA है, PFMS है, पेंशन फंड मैनेजर्स है, फिर है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी है, ट्रस्टी बैंक है, और फिर जो है कस्टोडियन होता है, ठीक है। तो इतनी जो है एजेंसीज हैं, मतलब इंटरमीडिएटरीज हैं, जिनके बारे में हमें डिस्कशन यहाँ पर करना है, ओके। तो सबसे पहले आ गई फ्रेंड जो है CRA, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी। एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स हु आर रजिस्टर्ड अंडर द नेशनल पेंशन स्कीम। तो इनका काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन करना और रिकॉर्ड को मेंटेन करना, रिकॉर्ड कीपिंग। जितने भी कस्टमर रजिस्टर्ड हैं NPS स्कीम के तहत, उन सब का डेटा इकट्ठा करके रखना। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, रिकॉर्ड कीप करती है, रखती है अपने पास में, ओके। इशूइंग ऑफ प्रान इशू करने का काम भी CRA ही करता है। प्रान का फुल फॉर्म है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो है इशू करने का काम CRA करता है। फॉर कस्टमर्स हु हैव अवेल्ड सेविंग प्लान अंडर द NPS, जो भी NPS स्कीम को अडॉप्ट करते हैं फ्रेंड्स, उनके लिए प्रान इशू करने का काम यही CRA करता है। एक्टिंग एज ऑपरेशनल इंटरमीडिएटरी बिटवीन PFRDA एंड अदर एंटिटीज लाइक पेंशन फंड, ट्रस्टी बैंक। तो ये क्या करता है? ऑपरेशनल इंटरमीडिएटरीज का काम करता है। किसके किसके बीच में? PFRDA और अदर एंटिटी, जैसे पेंशन फंड हो गए, ट्रस्टी बैंक, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक तरीके से कह सकते हैं। मॉनिटरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ NPS सब्सक्राइबर्स एंड अपडेटिंग वेरियस इंटरमीडिएटरीज अबाउट द सेम। तो ये क्या करेगा? जो भी NPS का कंट्रीब्यूशन है सब्सक्राइबर द्वारा, जिन्होंने भी NPS स्कीम ले रखी है, उनका कंट्रीब्यूशन उसको मॉनिटर करेगा, और डिफरेंट जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनको इसके बारे में अपडेट भी देता है कि हाँ इतने पैसे कहाँ आए हुए हैं, कहाँ नहीं आए हुए हैं। फिर आ जाती है फ्रेंड्स पेंशन फंड मैनेजर्स की बात, PFMS, पेंशन फंड मैनेजर्स, PFMS। पेंशन फंड मैनेजर्स essentially are mandated to invest and manage funds of subscriber enrolled in the NPS। तो देखो, नेशनल पेंशन स्कीम में जो भी पैसा इकट्ठा होता है, उस सब फंड को मैनेज करने की जिम्मेदारी पेंशन फंड मैनेजर्स PFMS को होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, ओके। पेंशन फंड मैनेजर्स को कहा जाता है कि वो इन्वेस्ट करेंगे और मैनेज करेंगे फंड को, जो भी NPS स्कीम के तहत सब्सक्राइबर ने जो भी पैसे दिए हैं, उन फंड को इन्वेस्ट करना और मैनेज करना PFMS की जिम्मेदारी होती है। मेंटेन बुक्स एंड रिकॉर्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड फ्लो ऑफ फंड। ये बुक मेंटेन करेंगे, रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी फंड्स का फ्लो हुआ है। कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स हु चूज ऑटो एलोकेशन ऑफ फंड्स। तो पोर्टफोलियो बनाएंगे उन कस्टमर्स का जिन्होंने ऑटो एलोकेशन ऑफ फंड किया हुआ है। मतलब कि ऑटो एलोकेशन ऑफ फंड का क्या मतलब है? एक तो विकल्प होता है कि आपने NPS में पैसा डाला और वहाँ डिसाइड किया कि मुझे NPS में कई सारी स्कीमें अंदर में चल रही होती कि हम SBI वाले पेंशन फंड में डालेंगे, PNB के पेंशन फंड में डालेंगे, LIC के पेंशन फंड में डालेंगे। तो अगर पहले से चूज कर रखा है तब तो बात ही खत्म है। लेकिन मान लो कोई कस्टमर चूज नहीं करता, वो बोलता है कि NPS ही डिसाइड करे कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो उस केस में ये पोर्टफोलियो बनाने की जिम्मेदारी उस कस्टमर की, ऑटो एलोकेशन ऑफ फंड के केस में पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर PFMS द्वारा क्रिएट किया जाता है, ठीक है। पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर द गाइडलाइन इशू बाई PFRDA। जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कितना पैसा आया है, कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, क्या रिटर्न मिल रहा है, ये सारी जानकारी भी पब्लिक डिस्क्लोजर करने की जिम्मेदारी एज पर PFRDA गाइडलाइन इन्हीं पेंशन फंड मैनेजर्स की होती है, ठीक है। तो इंटरमीडिएटरीज में PFRDA में हमने देखा कई सारी इंटरमीडिएटरीज हैं, उसमें पहला सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी होती है। इनका काम होता है जितने भी NPS के सब्सक्राइबर हैं उनका डेटा एडमिनिस्ट्रेटर करना और रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। उसके बाद में जो भी कस्टमर्स हैं उनको प्रान इशू करके देना, प्रान यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इशू करके देना उन कस्टमर्स को जिन्होंने NPS को सब्सक्राइब कर रखा है। एक इंटरमीडिएटरी एंटिटी के रूप में काम करना, PFRDA और अदर जो पेंशन फंड और ट्रस्टी बैंक, कस्टोडियन, इनके बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करने का जिम्मेदारी भी होती है। NPS सब्सक्राइबर ने जो भी पैसा कंट्रीब्यूट किया उसको मॉनिटरिंग करना और अदर इंटरमीडिएटरीज को उसके बारे में जानकारी देना भी इनकी जिम्मेदारी होती है। फिर आता है PFMS, पेंशन फंड
मैनेजर्स, ठीक है। तो पेंशन फंड जो है इनका काम क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी एनपीएस में पैसा इकट्ठा हुआ है उसको इन्वेस्ट करना, मैनेज करना इनकी जिम्मेदारी होती है। रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, बुक्स मेंटेन करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट और फ्लो ऑफ फंड्स हो रहा है उसके लिए। उसके बाद में पोर्टफोलियो जो भी कस्टमर का है, अगर उसने चूज़ किया है ऑटो एलोकेशन ऑफ फंड की, खुद ही डिसाइड करो कि कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, अगर एनपीएस को जिम्मेदारी दी जाती है तो उस केस में ऐसे कस्टमर का पोर्टफोलियो बनाने की जिम्मेदारी पीएफएमएस यानी पेंशन फंड मैनेजर्स के ऊपर ही होती है। उसके अलावा जो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, जो भी पब्लिक डिस्क्लोजर करना है, जानकारी देनी है, वो भी जानकारी ये अवेलेबल करवाते हैं, मतलब वेबसाइट वगैरह पे अपलोड करते हैं। फिर आता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी पीओपी, टू रिसीव एंड एनालाइज द डेली filled application form along with the KYC documentation furnished by the customers who register for NPS scheme। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी, ऐसी एजेंसी जो प्रेजेंस है, यानी कि मुझे एनपीएस खुलवाना है, एनपीएस अकाउंट खुलवाना है, कहाँ जाऊँगा मैं, कहाँ जाऊँ मैं, बैंक चला जाऊँ, मैं कोई दुकान खुली हुई वहाँ चला जाऊँ, आधार सेंटर पे चला जाऊँ, कहाँ चला जाऊँ, तो जहाँ पर भी जाऊँ और मेरा अगर एनपीएस अकाउंट खुल सकता है तो वैसी जगहों को पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी कहते हैं, कि उनका प्रेजेंस मतलब मौजूदगी है। एनपीएस खुलाना चाहते हो, आओ, हम अवेलेबल हैं आपके पास में, ओके। तो वही है, टू रिसीव एंड एनालाइज द डेली फिल्म एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द केवाईसी डॉक्यूमेंटेशन। कस्टमर एनपीएस स्कीम में अगर रजिस्टर करता है तो उसका जो फॉर्म भरा है उसको चेक करना, एनालाइज करना, रिसीव करना, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करना, कलेक्ट करना, ठीक है। टू कलेक्ट एंड वेरीफाई एनपीएस कंट्रीब्यूशन मेड बाय सब्सक्राइबर थ्रू वेरियस चैनल लाइक कैश, डिमांड ड्राफ्ट, चेक एंड सो ऑन। इनका काम होता है कि वो कलेक्ट करें, इकट्ठा करें और वेरीफाई करें जो भी एनपीएस का कंट्रीब्यूशन किया है कस्टमर ने, डिफरेंट तरीक़ों से, चाहे नगद किया है, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, व्हाटएवर तरीके से, ठीक है। तो उसको कलेक्ट करना और वेरीफाई करना इनकी जिम्मेदारी होती है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस की, ठीक। टू डिडक्ट एंड कलेक्ट एनपीएस एप्लीकेशन फ़ी एंड टू फर्निश रिसिप्ट ऑफ द सेम टू द सब्सक्राइबर। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे और कलेक्ट करेंगे एनपीएस एप्लीकेशन फ़ी। तो ये एनपीएस के एप्लीकेशन की जो भी फीस लगती है उसको डिडक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे और उसकी रसीद जो है कस्टमर्स को देंगे। तो मतलब ऐसे समझ लीजिए एनपीएस का खाता आप खुलवा रहे हैं, वही काम ये पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस कर रहा है। हैंडल रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट विथ रिगार्ड टू कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड एनपीएस एंड अदर सच रिक्वेस्ट। अगर किसी तरीके कोई कंप्लेंट है या कोई रिक्वेस्ट है कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड एनपीएस की, तो वो सारी देखने की जिम्मेदारी इनके ऊपर रहती है। ट्रस्टी बैंक होता है यहाँ पर, ट्रस्टी बैंक रिसीव्स फंड फॉर एनपीएस फ्रॉम ऑल ओवर कंट्री वाया जोनल एंड रीजनल ऑफिस, ठीक है। देखो, नेशनल पेंशन स्कीम ओपन हो गई, एनपीएस ओपन हो गया, ठीक है। तो आप कहाँ जाओगे सबसे पहले ओपन करने के लिए, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस के पास जाओगे, अपना खाता खुलवा लोगे। अब जो भी पैसा होगा वो इकट्ठा होगा और इकट्ठा होके कहाँ जाता है फ्रेंड्स, वो ट्रस्टी बैंक के पास जाता है। ट्रस्टी बैंक के पास पैसा इकट्ठा होता है, ठीक है। इकट्ठा होने के बाद में फिर उसे पीएफएमएस यानी ये जो पेंशन फंड मैनेजर्स होते हैं ये इन्वेस्ट करते हैं, ओके। तो देखो क्या हुआ, ये फंड रिसीव करते हैं एनपीएस ऑल ओवर द कंट्री वाया जोनल और रीजनल ऑफिस। जो भी बैंकों के या फिर जो है एनपीएस के जो रीजनल और जोनल ऑफिस हैं वहाँ से जो है एनपीएस का फंड इनके पास में ट्रस्टी बैंक के पास आ जाता है। फंड ट्रांसफर्स विथ डिस्क्रिपेंसी आर रिटर्न टू जोनल ऑफिस आर बैंक इन्वॉल्व एंड करेक्ट ट्रांसफर्स आर शॉर्ट्स। अगर पैसा कोई भेजा गया है, ट्रांसफ़र किया गया है और उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई गड़बड़ी है, तो वो वापस कर दिया जाता है जोनल ऑफिस को या उस बैंक को जिस बैंक ने पैसा भेजा हुआ है, और सही अमाउंट उससे कही जाती है कि आप सही अमाउंट उसको हमें भेजिए, ठीक है। प्रिपेयर्स फंड रिसीट इन्फॉर्मेशन बाई कंसल्टेटिंग ऑल फंड रिसीव्ड टू एनपीएस। फंड रिसीट इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं, फंड रिसीट इन्फॉर्मेशन जिसमें ये जितना भी फंड रिसीव हुआ है एनपीएस की तरफ से उसको एक मतलब जो है एक तरीके का बैलेंस शीट या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा तैयार करने की कोशिश करते हैं, ओके। ट्रांसफ़र फंड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन बाई सीआरए फॉर सेटलमेंट ऑफ फंड फॉर वेरियस एंटिटीज़। तो जैसा सीआरए ने इंस्ट्रक्ट किया होगा उसके हिसाब से ये फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं वेरियस एंटिटीज़ को। फिर आ जाता है सर कस्टोडियन, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा क्या,
पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी, तो ऐसे समझ लीजिए कि मुझे एनपीएस का अकाउंट खोलना है, जिसके पास जाकर के मैं अकाउंट ओपन कर सकता हूँ उसे पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी कह देंगे। तो इनका काम क्या होगा, जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है एनपीएस के लिए उसको चेक करना, वेरीफाई करना और केवाईसी डॉक्यूमेंट को चेक करना, एक्सेप्ट करना, ठीक है। उसके बाद में एनपीएस का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको इकट्ठा करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। जिस भी तरीके से कस्टमर चाहे तो पैसा जमा कर सकता है एनपीएस का, ठीक है। उसके बाद में एनपीएस एप्लीकेशन की जो फीस है सॉरी एनपीएस एप्लीकेशन की जो भी फीस है उसको ये डिडक्ट करेंगे और इकट्ठा करेंगे और सेम एक रसीद जो है सब्सक्राइबर को दे देंगे कि हाँ तुमसे हमें पैसा मिल गया है। अगर कस्टमर की किसी तरीके की एनपीएस कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड रिक्वेस्ट या कंप्लेंट है तो उसको भी ये एंटरटेन करते हैं। फिर आ जाता है सर ट्रस्टी बैंक, यहाँ पर क्या आ जाता है, ट्रस्टी बैंक। तो ट्रस्टी बैंक में क्या आता है, ये फंड रिसीव करते हैं एनपीएस से ऑल ओवर द कंट्री थ्रू द जोनल ऑफिस और रीजनल ऑफिस। जो भी जोनल ऑफिस है एनपीएस के या रीजनल ऑफिस है वहाँ से पैसे इकट्ठा मिलते हैं इनको, वो इकट्ठा करके ट्रस्टी बैंक के पास आ जाते हैं। ये जो भी फंड ट्रांसफ़र हुए हैं अगर इसमें कोई गड़बड़ी है, इनको डाउट लगता है तो वो पैसा वापस भेज दिया जाता है जोनल ऑफिस को या उस बैंक को और फिर वहाँ से करेक्ट अमाउंट मांगी जाती है, ठीक है। फंड रिसिप्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी फंड मिले हैं उसकी इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर की जाती है, एक स्टेटमेंट तैयार किया जाता है जो भी पैसा एनपीएस स्कीम में रिसीव हुआ है। ये फंड ट्रांसफ़र भी करते हैं, यानी पैसा आ तो रहा ही है, जाता भी है, ओके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी है तो फंड ट्रांसफ़र किया जाता है जैसा सीआरए द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ओके। कस्टोडियन, सो अगला इंटरमीडिएट है कस्टोडियन, मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एसेट्स हेल्ड बाई कस्टमर्स, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जैसे पैसा आ गया, मान लो मैंने एक एनपीएस अकाउंट खोला है और महीने का मैं उसमें 5,000 रुपये इन्वेस्ट या 5,000 रुपये मैं उसमें एनपीएस अकाउंट में डालता हूँ फॉर एग्जांपल। तो क्या होगा, इस 5,000 के बदले में डिफरेंट कंपनियों के शेयर्स खरीदे जाएंगे, है ना। इन्वेस्ट ही तो करती है एनपीएस, तो वो क्या ख़रीदा है मैंने, क्या सिक्योरिटीज और क्या एसेट जो है कस्टमर ने खरीदे हुए हैं उसका अकाउंट मेंटेन करने की जिम्मेदारी कस्टोडियन की होती है, ठीक है। एक्टिंग एज डोमेस्टिक डिपॉजिटरी एंड परफॉर्मिंग फंक्शंस रिलेटेड टू द सेम, तो ये डोमेस्टिक डिपॉजिटरी का काम करते हैं, घरेलू डिपॉजिटरी का काम करते हैं, यानी जो भी एसेट्स, जो भी शेयर, जो भी सिक्योरिटीज आपके बिहाफ पर खरीद के रखी गई है वो इन्हीं कस्टोडियंस के पास में मेंटेन रहती है, इन्हीं के पास में सुरक्षित रहती है। Informing about the action that are to be taken or have been taken by issuers of securities, ठीक है। ये कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे अबाउट द एक्शन, जो भी एक्शन जो है टेकन लिए गए हैं या जो भी एक्शन लिए जाएंगे उनके बारे में इन्फॉर्म करता है कस्टमर को। और एक्शन कौन लेता है, इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब कोई कंपनी है, मान लेते हैं उसने सिक्योरिटी इशू करी हुई है, ठीक है। तो उस इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी द्वारा अगर कोई एक्शन लिया जाना है या लिया जा चुका है तो उसके बारे में इन्फॉर्म करना इनकी जिम्मेदारी होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट चेंजेज इन एनी ऑफ द केवाईसी इन्फॉर्मेशन एज रिक्वेस्ट बाई द सब्सक्राइबर, अगर केवाईसी में कोई चेंजेज होने हैं, ठीक है। अगर सब्सक्राइबर बोलता है कि मेरे केवाईसी में पैन कार्ड में नाम बदल गया है, पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ बदल गई, कोई चेंजेज हुए हैं, तो उसको उस चेंज को कैरी आउट करने की जिम्मेदारी कस्टोडियन की होती है। इसमें जैसे क्या चेंजेस हो सकते हैं, नाम चेंज हो गया है केवाईसी में, एड्रेस चेंज हो गया है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया, इस तरीके के चेंजेज हो सकते हैं, ठीक है। तो बस यही इतना है फ्रेंड्स यहाँ पर कस्टोडियन के बारे में, ठीक है। तो अगर हम शुरू से देखें इसको, ठीक है, पेंशन फंड, तो देखिए जैसे सबसे पहले पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में आप जाएंगे, अपना एनपीएस का अकाउंट खुलवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जो आपने अकाउंट वगैरह खुलवाया है इससे रिलेटेड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग कह रहा हूँ, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास में आपका फॉर्म वगैरह जाएगा और वहाँ पर वो स्टोर होता है। एनपीएस से रिलेटेड सारी जानकारी सीआरए के पास में स्टोर होती है। अब आपने जो पैसा यहाँ पर जमा किया होगा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में, वो सारा का सारा पैसा कहाँ चला जाता है फ्रेंड्स, ट्रस्टी बैंक के पास में,
किसके पास जाता है? ट्रस्टी बैंक के पास सारा का सारा पैसा चला जाता है। ट्रस्टी बैंक के पास जो पैसा है इसका क्या करना है वो डिसीजन लेने का काम पीएफएमएस का होता है। पेंशन फंड मैनेजर्स की जिम्मेदारी होती है कि ट्रस्टी बैंक के पास 1 लाख करोड़ है, इसका क्या करना है अपने को। पीएफएमएस डिसाइड करेंगे और फिर जब ये डिसाइड कर देंगे तो वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। जब वो पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाता है तो बदले में जो आपको शेयर्स अलॉट होते हैं, सिक्योरिटीज अलॉट होती हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को हैंडल करने की जिम्मेदारी कस्टोडियन की होती है। किसकी होती है? कस्टोडियन की जिम्मेदारी होती है। तो बेसिकली ये ऐसे ऐसे कहानी चलती है फ्रेंड्स। ओके, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस में अकाउंट खुलवाया, आपका सारा का सारा डेटा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास चला गया, आपने पैसे जो जमा किए वो जोनल ऑफिस वगैरह के थ्रू ट्रस्टी बैंक के पास चले गए। पैसे का क्या करना है? पेंशन फंड मैनेजर्स उसकी जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है। और एक बार पैसा कहीं इन्वेस्ट हो गया तो कस्टोडियन के पास में सारी जानकारी होगी कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो बस इतना ही फ्रेंड्स, ये पूरे मतलब जितनी भी इंटरमीडिएटरीज हैं इन सब का फ्लो यही है। तो यहाँ पर कस्टोडियन का मैंने आपको सर बता ही दिया था कि कस्टोडियन मेंटेनिंग अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड एसेट्स हेल्ड बाय कस्टमर। तो ये मेंटेन करते हैं सिक्योरिटीज़ का और जो भी एसेट्स कस्टमर द्वारा हेल्ड है मतलब रोके रखे हुए हैं उनके अकाउंट को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। जो भी एसेट्स सिक्योरिटीज आपने ख़रीद के रखी हुई है, एनपीएस कम खरीद के रखेगी, पीएफआरडी आपके बिहार पर खरीद करके रखेगी, तो उसकी जानकारी कस्टोडियन के पास होती है। ये डोमेस्टिक डिपॉजिटरी का काम करते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक डिपॉजिटरी बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका शेयर खरीदे जाते हैं तो डीमैट अकाउंट में रखे जाते हैं, उसी तरीके से ये काम बस पेंशन वाले शेयर्स और सिक्योरिटीज और एसेट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। कस्टोडियन उसकी जिम्मेदारी लेता है, ठीक है। अगर जो है इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज़ द्वारा कोई भी एक्शन लिया जाना है या ले चुका है तो उसकी जानकारी देना इनकी काम जिम्मेदारी होती है। केवाईसी में अगर किसी तरीके के चेंजेज हो रहे हैं, कस्टमर अगर बोलता है कि हमारे केवाईसी में कुछ अपडेट्स हुए हैं लाइक नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी चेंजेज हुए हैं तो जिम्मेदारी होगी किसकी? कस्टोडियन की, कि वो केवाईसी में जो भी अपडेट्स हो रहे हैं उसका टेक केयर करे, ठीक है। तो बस यही पर जो है हम पीएफआरडीए के बारे में पूरी की पूरी बातें क्लियर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगले